नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। ऐसे में दिन भर की तमाम 5 वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं हम। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पीएम मोदी की खबर से, जो कि मलेशिया के दौरे पर है। आज वो कुलालंपुर पहुंचे, जहां पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत सत्कार किया गया, सम्मान किया गया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और भविष्य के रोडमैप की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। तो बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एमओयू का आदान प्रदान किया है। कहा है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रक्षा, एआई तकनीक, अर्धचालक, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर अपने सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर एमओयू पे हस्ताक्षर हुए हैं। मलेशिया में भारतीय श्रमिकों के संरक्षण, पर्यटन, डिजिटल भुगतान को लेकर नए समझौतों को लेकर बात हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि साझा सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों ने भारत मलेशिया रिश्तों को और ज्यादा गहरा किया है, मजबूत किया है। तो आज ये दूसरा दिन है मलेशिया के दौरे का पीएम मोदी का। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे समझना चाहते हैं, ये जो एमओयू हुआ है, ये भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? दोनों देशों के बीच जो साझेदारी आगे बढ़ रही है, इससे भारत को कितना फायदा? देखिएगा, ये मोदी जी की जो मलेशिया की विजिट हुई है, ये एक ऐतिहासिक विजिट है। इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि 6 जो एमओयू हुए हैं और समझौते हुए हैं, वो उनमें भारत के तो राष्ट्रीय हित हैं ही, लेकिन उन प्रवासियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है जो भारतीय नागरिक हैं और रहते मलेशिया में हैं। उनकी संख्या लाखों में है। और देखिएगा, जो यूपीआई का एप्लीकेशन सब मलेशिया में होगा, तो निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा है। आज की तारीख में यूपीआई भारत के छोटे छोटे गांवों में भी हो गया है। लोगों ने अपने पर्सनल करेंसी रखना बंद कर दिया है। तो ये नए युग की एक नई शुरुआत है। और निश्चित रूप से रक्षा के सौदे जो हुए हैं और डिजिटलाइजेशन का हुआ है, वेलफेयर का हुआ है, ये देखिए, मलेशिया आज की तारीख में इस्लामिक कंट्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत के साथ जो रक्षा समझौते हम करने वाले हैं और हो रहे हैं, उसमें आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य जो था, जाकिर नायक का उस देश से यहाँ लाना और यहाँ की अदालत में पेश करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी। वो आ जाते हैं तो निश्चित ही वो आएंगे यहाँ पर,
उनके प्रति जो है यहाँ पर न्यायिक अदालतों में उन्होंने जो देश में भड़काने की, आग लगाने की जो भाषण दिए थे, उन पर एक्शन होगा, उनको पता लगेगा। उनकी फाउंडेशन भी यहाँ थी जो आतंकवाद को पनपा रही थी, इस बात के पर्याप्त प्रमाण है। और निश्चित रूप से ये संदेश उन सभी कंट्रीज के लिए है जो भारत को अभी उतना अहम नहीं समझते हैं और ये मानते हैं कि ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पिछड़ा हुआ कंट्री है। लेकिन ये अब इम्पोर्टेंट चीज आ गई है कि जिस तरह से रशिया और अमेरिका के द्वंद्व में हमने संतुलन बनाकर अपनी देश की विकास गति को आगे बढ़ाया है। हमारा ये सिद्धांत राष्ट्रहित सर्वोपरि, और उसके हिसाब से हमने जो डिजिटल इंडिया के अलावा और यहाँ जो स्टार्टअप चालू किए हैं, इंडिया फर्स्ट का नारा लगाया है, और में हम चौथी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारत के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ी बात कही है अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि आरएसएस का नेतृत्व करने के लिए किसी जाति धर्म का होना जरूरी नहीं है, किसी जाति का होना, क्षत्रिय या ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, बल्कि हिंदू होना जरूरी है। और उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए ये कहा कि 75 साल के वो हो चुके हैं, लेकिन संगठन ने उनके कार्य को अभी भी जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएसएस में पद छोड़ने का निर्णय व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि संगठन का होता है। संघ प्रमुख का कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि क्षेत्र और प्रांत प्रमुख मिलकर ये चयन करते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस जब कहेगा वो पद छोड़ देंगे, लेकिन काम के लिए कभी वो रिटायर नहीं होंगे। तो किसी जाति विशेष का नहीं, बल्कि केवल शर्त यही है कि व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय या अन्य किसी जाति का होना जरूरी नहीं है। संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा। वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है, वहां चुनाव वगैरह नहीं है। वहां जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती, मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं, लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्तम में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है, तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और इस बीच हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। रत्नाकर जी, जो शर्त लगाई गई है, ये शर्त के पीछे की वजह क्या बताते हैं आप? क्या कैसे समझा जाए इस शर्त को? प्रश्न सुनाई नहीं दिया, फिर से रिपीट करिए। रत्नाकर जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल ये कहा है कि आरएसएस का नेतृत्व करने के लिए एक ही शर्त है कि वो शख्स हिंदू होना चाहिए। तो ये जो शर्त लगाई गई है, इसके पीछे की क्या वजह समझते हैं आप? संघ जो है वह उसका दृष्टिकोण ही है कि हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को प्रतिस्थापित करना, अखंड भारत की जो परिकल्पना है उसको संपूर्ण करना। तो अगर हिंदुत्व की विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र की अगर मनोकामना है, तो इसको पूरी करने के लिए कोई हिंदू ही कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि वो जिस धर्म में पैदा होगा उस धर्म को आगे बढ़ाना है, जिस समाज में पैदा होगा उस समाज को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से मोहन भागवत जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है
कि हिंदू रत्नाकर ही सिंह, ये तो बांटने जो वाली है बात हो गई ना रत्नाकर जी। एक तरफ आप कहते हैं कि भारत में किसी के बीच कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक परिवार है, हम एक ही है, और उसके बाद फिर आप खुद ही कैटेगराइज कर देते हैं कि सिर्फ हिंदू बन सकता है। तो ये आप ज्यादा बेहतर होता कि वो कहते हैं कि कोई भारतीय बन सकता है। तो आपको एक आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, ये देश पहले हिंदुओं का ही था, और अगर 12वीं शताब्दी से पहले की बात आप अगर कर लें तो हिंदू ही यहाँ पे थे। जब ये मुगल आए, जो विदेशी आक्रांता आए, उसके बाद ये इस्लाम धर्म जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ। अंग्रेज आए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ये जितने भी लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, ये भी तो सारे लोग हिंदू ही थे। तो अगर हम उसकी तरफ अपनी जड़ों की, तो इसमें क्या बुराई है? रत्नाकर जी, आप दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो आए वो आक्रांता थे, फिर आप कहते हैं कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो भी हिंदू ही है। तो फिर आप ये सब कुछ कहते हैं तो अपनी बात पे अड़िग रहिए। आप ये कहना चाहिए आपको कि आप किसी भारतीय को बनाएंगे। विदेशी आक्रांता जब ही आए यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया? हिंदुओं को कन्वर्ट करने का ही काम किया ना। तो अगर वो कन्वर्जन जो हुआ है उसको फिर से वो घर वापसी करते हैं, तो इसमें तो सभी को खुश होना चाहिए। चलिए, मेरे साथ इस वक्त एआईसीसी से डॉक्टर शिवानंद जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वापस आपके पास भी आऊंगा मैं रत्नाकर जी। डॉक्टर शिवानंद, ये जो आरएसएस प्रमुख का बयान आया है, इसको कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर शिवानंद उल्लाकर बात कर रहा हूँ, नेशनल स्पोक पर्सन ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कर्नाटका गोवा इंचार्ज बात कर रहा हूँ। जी जी जी। ये मोहन भागवत जी बोखला गया है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी पूरा देश के लिए पनौती है। जब से 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से दोनों रंगा बिल्ला, मोहन भागवत और ये शिवानंद जी, आपसे मेरा निवेदन है, सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें, देश के प्रधानमंत्री है वो। देखिए मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हम हिंदू 4 बच्चे होना चाहिए। अरे 4 नहीं भाई, 10 करो ना। मैं भी एक हिंदू हूँ। कितना हिंदुओं को नौकरी दिया? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया। महंगाई चरम पच पर है, बेरोजगारी चरम पच पर है। 2 करोड़ तो दिया नहीं, 15 लाख रुपए अकाउंट में दिया नहीं। ये सब दोनों मिलके मोदी साहब रिटायर होना चाहिए, मोहन भागवत जी रिटायर होना चाहिए, नया लोगों का नया विचारधारा आना चाहिए। श्री राम प्रभु जी का मंदिर कोई आरएसएस, बीजेपी, मोदी साहब और मोहन भागवत ने नहीं बनाया। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, शिवानंद जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने जो बातें कही है कि आरएसएस का प्रमुख कोई हिंदू व्यक्ति ही हो सकता है, उसको लेकर सवाल है कि इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं या कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, मोहन भागवत आरएसएस का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं कांग्रेस नेशनल स्पोक पर्सन हूँ। अगर उन्होंने आज तक 50 साल हो गए, तिरंगा तो नहीं लगाया नागपुर में। अगर इतना ही ये है, आदरणीय मोहन भागवत जी को महिला आरएसएस चीफ बनना चाहिए। महिला सम्मानित होना चाहिए। हमेशा महिलाओं को अपमान करके आरएसएस, बीजेपी दलित के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर ये लोगों ने अन्याय करते हैं। श्री राम प्रभु जी के हमारा टीकाराम जूली। ठीक है शिवानंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर एआईसीसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे। तो देखिए, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। और चलिए अब रुक करते हैं तीसरी खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर है। आज उनका दूसरा दिन है और आज उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर। जो डीजी कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठक में तय हुआ था रोड मैप, उसी को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से उस पर कामकाज आगे बढ़ रहा है, आगे के लिए क्या रणनीति अपनानी है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में एलडब्ल्यूई यानी कि वामपंथी उग्रवाद, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की मौजूदा स्थिति को लेकर, समग्र विकास को लेकर खास तौर पर विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कई केंद्रीय और राज्य विभागों की समीक्षा को लेकर भी बैठक की है और छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस दौरान वो मौजूद रहे। आदिवासी संभाग के रूप में विकसित करने को लेकर बस्तर को जो प्रस्ताव था उस पर भी मंथन हुआ है। नक्सल नेटवर्क को तोड़ने, आत्मसमर्पण की जो प्रक्रिया है
उसको और ज्यादा तेज करने, प्रभावित इलाकों में विकास कार्य करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जैसे विषयों को लेकर जोर दिया गया। तो 51 दिन जो बचे हुए, शेष बचे हुए डेडलाइन के, और बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन में भी उनको शामिल होना है। तो देखिए 51 दिन पहले ये बैठक हो रही है और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, बैठक क्या अभी चल रही है, आगे किस तरह का उनका जो रूटीन है वो तय हुआ है, और साथ साथ इस बैठक में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि क्या चर्चा होनी थी। सबसे पहली बैठक हुई एलडब्ल्यूई की बैठक, जिसमें वामपंथी और नक्सलवाद को लेकर के मुख्यतः रूप से, जिसमें न केवल छत्तीसगढ़ वो सभी इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके ठीक बाद जो दूसरी बैठक हुई वो नक्सलवाद को लेकर के, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर के जो रोड मैप तैयार किया गया था, हाल ही में डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे कि देश के जो अलग अलग राज्य हैं, नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उनमें कैसे काम करना है, कैसे नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करना है, उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज समीक्षा की, जिसमें तमाम अलग अलग राज्यों के डीजीपी, इसके अलावा सीआरपीएफ, सीएएफ, इसके अलावा जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके जो प्रमुख थे वो इस बैठक में इस बैठक में शामिल हुए। उनसे बातचीत की, 1 to 1 चर्चा की कि उनके राज्य में जो जंगलों में वो नक्सलवाद से, नक्सलियों से लड़ाई कर रहे हैं वो कहां तक पहुंची है। इसके अलावा तीसरी बैठक, जो कि महत्वपूर्ण बैठक थी, वो ये थी कि नक्सलवाद जो क्षेत्र है वहां पर का काम कैसे हो। चर्चा है जो डेडलाइन है नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी देश में, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि जो अलग अलग राज्य हैं नक्सलवाद से प्रभावित हैं, वहां पर 31 मार्च डेडलाइन है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 51 दिनों का वक्त बचा हुआ है, रोड मैप तय हो चुका है, आगे अब कैसे एक्शन लेना है, कैसे बढ़ना है, उसको लेकर भी बात हुई है। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन इस पूरी जानकारी के लिए। और 5 का पंच की चौथी खबर है, भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी हुई एक खबर है, जिसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित किया, बताया कि इस ट्रेड डील के अंदर किस तरह से भारत के लिए ये डील जो है वो फायदेमंद है और भारत ने अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। उन्होंने पूरी तरीके से कमिटमेंट के तहत इस डील को पूरा किया है, किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इस डील को लेकर जिस तरह की अफवाहें बताई जा रही थी उसको उन्होंने खंडित किया है और साफ कहा कि ये जो डील है वो भारत के पक्ष में है, भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम सौदेबाजी नहीं कर रहे बल्कि संतुलित रणनीति के तहत सकारात्मक फैसले लेते हैं। डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का ये एक उत्तम उदाहरण भी है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कृषि मंत्री के नाते ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जितनी चिंता भारतीय कृषि क्षेत्र के लेकर हो रही थी देश को, सभी चिंताओं का समाधान कर लिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी हुई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है। ये समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं है, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं। हम सौदेबाजी नहीं लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हैं। इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।